सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। थैंक यू वंदना जी फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। संजीव जी एंड लंग कनेक्ट, थैंक यू फॉर दिस इनविटेशन। तो जैसे कि आपने पूछा कि इमोशनल हेल्थ क्या होता है, तो इमोशन यानी भावना, और भावना हमारी जो मानसिकता है इसका बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जब हम मानसिक हेल्थ की बात करते हैं या मानसिक आरोग्य की बात करते हैं, तो भावना का आरोग्य, भावनिक आरोग्य भी बहुत जरूरी हो जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि भावना जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से। मन से उत्पन्न होती है। और कहाँ से? तो भावना उत्पन्न होने के लिए एक विचार की जरूरत होती है हमें, है ना। मन में एक विचार आता है, जैसे कि अभी अभी वंदना जी ने कहा कि जब मुझे बीमारी का पता चला तो मुझे डर लगा था। आखिर ये डर आया कहाँ से? शायद कुछ विचार आया होगा कि क्या होगा आगे, कैसे होगा आगे, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। ये विचार जो है, इससे जुड़ा हुआ ये डर मन में पैदा हो गया, और ये डर एक भावना है। तो जब भी हमारे मन में अलग अलग भावनाएं आती है, अलग अलग भावनाएं जो होती है उसके पीछे एक विचार भी होता है। तो हमें ध्यान देना होगा कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि माइंड और जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क और मन, या दिल और दिमाग, तो माइंड एंड सोल या ब्रेन एंड सोल, ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है जो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही समझने के लिए पेचीदा है कि पहले क्या हुआ, डर पहले आया, विचार पहले आया, बिल्कुल मुर्गी और अंडे जैसा। तो इमोशनल हेल्थ इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हमारे मन में बार 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 ऐसे विचार आते गए जिससे नेगेटिव भावनाएं यानी नकारात्मक भावनाएं निर्माण होने लगी, जैसे कि डर, घबराहट, चिंता, या फिर कुछ ऐसी अजीब सी भावनाएं कि क्या मतलब है जीने का, है ना, जिससे उत्पन्न हुआ बहुत सारा खौफ। तो ये अगर लगातार चलता रहे तो इससे हमारे शरीर पर भी असर हो सकता है। इससे हमारे शारीरिक जो स्थिति है, जो बीमारी के दौरान ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, तो इस भावनात्मक उथल पुथल की वजह से उस पर और भी ज्यादा असर हो सकता है। और इसीलिए भावनात्मक आरोग्य जो है, भावनिक आरोग्य जो है वो बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि प्रश्न जो था कि भावनिक आरोग्य क्या है, तो नकारात्मक विचार आने से जो मन में उथल पुथल पैदा हो जाती है, जो घबराहट, खौफ, इमोशनल तकलीफ पैदा हो जाती है, वो एक प्रकार की भावनात्मक समस्या है और ये मानसिकता से जुड़ी हुई है। कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मानसिक आरोग्य मतलब क्या है, तो मन का आरोग्य, और मन का आरोग्य यानी उससे मस्तिष्क जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। और जब हम बात करते हैं मानसिक प्रॉब्लम की, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो भावनात्मक आरोग्य भी हो सकता है, वो हमारा जो परिसर है, जो हमारा, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसे हम हमारी फैमिली कहते हैं, तो ये सारी जो घटक है, ये सारे हमारे मानसिक आरोग्य से जुड़े हुए हैं। तो समझ, एक उदाहरण के तौर पर, कोई भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, हम्म, बीमारी नहीं, कोई भी हमारे लाइफ में कोई भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे विचार आने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए, क्या किया जाए, कैसे करें, रास्ता क्या है, रास्ता है या नहीं है। अगर हमें लगता है रास्ता नहीं, तो फिर हम उससे परेशान होने लगते हैं। अगर इसी उदाहरण को हमारी बीमारी के साथ जोड़े कि बीमारी हो गई, बीमारी होने के बाद तुरंत पहले तो ये बीमारी के नाम से डर होता है, इसलिए मन में घबराहट, चिंता, विचार ये आ जाते हैं, और ये सारी बहुत सारी भावनाओं को इसमें उलझा देते हैं। और इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाता है? हमारा पूरा परिसर परिसर हमारे लोग, हमारे इर्द गिर्द के सारे ही घटक इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे ये प्रश्न जो है ये हमारा अकेले का नहीं होता है, ये एक परिवार का हो जाता है। ये हो सकता है आपके कलीग्स का भी सवाल हो जाता है, और ये आपके डॉक्टर के लिए भी एक
सवाल हो जाता है, एक प्रश्न हो जाता है, एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब एक डायग्नोसिस हो जाता है, किसी को बीमारी का पता चल जाता है, तो इससे बहुत सारे चैलेंजेस तैयार होते हैं, यानी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है। तो आखिर आप सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं होती है, तो इसलिए उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इसके बारे में काफी बार चर्चा होती है कि कैसे पैसे की तंगी होती है, कैसे डॉक्टर को ढूंढना मुश्किल होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्योंकि हम मानसिक और भावनिक समस्या की बात करते हैं, तो कुछ बहुत जरूरी मानसिक और भावनिक समस्या का यह मैं उल्लेख करूंगी, और वो होता है कि जैसे ही बीमारी हो जाती है, और स्पेशली हम लंग कनेक्ट में लंग कैंसर की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी भावना जो होती है वो गिल्ट की भावना होती है। सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो हो सकता है उन्होंने उनकी लाइफस्टाइल अच्छी ना रही हो, किसी प्रकार का व्यसन रहा हो, तो मन में बहुत सारी अपराधी भावना हो जाती है। अगर किसी को व्यसन ना भी हो, लेकिन गिल्ट इसलिए आ जाता है, जो कॉमनली बहुत सारे कैंसर पेशेंट में पाया जाता है, कि मेरी वजह से मेरा परिवार दुखी है, मेरी वजह से सबको तकलीफ हो रही है, मेरी वजह से मेरे बच्चों को सहना पड़ रहा है। तो ये जो गिल्ट है, अपराधीपन की भावना, ये मैंने देखा है इतने सालों में कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और बहुत बड़े रोड़े इसकी वजह से खड़े हो जाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। दूसरी भावना होती है लॉस ऑफ मीनिंग इन लाइफ, यानी लाइफ में जो एक अर्थ होता है, जीने का एक मतलब होता है, कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया है, ऐसा लगता है। और ये भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मानसिक भावनिक समस्या होती है कैंसर पेशेंट्स के बीच में। और एक बात होती है वो डर, जो पहले भी इसके बारे में हमने बात की, कि डर, खौफ, क्योंकि ये बीमारी के बारे साथ बहुत सारी अनिश्चितता होती है। कोई ठोस बात नहीं, कोई बता नहीं सकता है, या कोई कह नहीं सकता है कि भाई ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, यहाँ तक ठीक हो जाएगा, यहाँ तक ठीक नहीं होगा। कोई निश्चितता इसमें देना कभी या बहुत बार मुश्किल हो जाता है। तो इसमें डर बहुत होता है कि क्या होगा, कितना लाइफ होगा, जिंदगी कैसी होगी। और ये जो कुछ जरूरी समस्याएं हैं, इसकी वजह से, जैसे कि वंदना जी ने पूछा कि फिर क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हद तक बेचैनी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं एंजाइटी। तो एंजाइटी बहुत ज्यादा हद तक हो सकती है। अभी एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, तो जिससे बहुत सारा डर, डर यानी कई बार इतना डर होता है कि फोबिया जैसे हो जाता है, कि मशीन में जाने से डर लगता है, सुई लेने से डर लगता है, कोई एक कीमो से तकलीफ हो गई तो उस कीमो मुझे करना ही नहीं है, मेरे बाल गए तो क्या होगा। तो इतना इंटेंस डर होता है कि वो चीज फिर करने के लिए हमारी हिम्मत ही नहीं होती है। फिर कभी कभी ऑब्सेसिव टाइप्स की चिंता हो जाती है, यानी एक ही प्रकार की चिंता जो मन में घर कर देती है, मन इतना बेचैन हो जाता है कि वो विचार जाता ही नहीं है। और लोग कुछ प्रकार के व्यवहार बार बार करने लगते हैं, जैसे दसों बार या एक मिनट में वो कई बार भगवान के पैर पड़ेंगे, या कई बार वो अपना हाथ धोते रहेंगे, चेहरा साफ करते रहेंगे। तो ये बेचैनी इस हद तक होती है कि कुछ अलग तरीके के बिहेवियर होने लगते हैं। लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, उदासी, इतनी मायूसता इतनी बढ़ जाती है कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। खाने का मन नहीं करता है, ना नींद अच्छी आती है, ना घर से बाहर निकलने को मन करता है, ना धूप में जाने का मन करता है, ना रोशनी का सामना करने का मन करता है, और रोना आ जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगती हैं। अभी जब बीमारी का पता चलता है, तो ये चीजें कुछ मात्रा में तो सभी को महसूस होती है, क्योंकि ये एक दुखद समाचार होता है, ये एक दुखद घटना होती है लाइफ में, तो इसका रिएक्शन तो होने ही वाला है, जो नॉर्मल है। लेकिन ये जब हद से ज्यादा होने लगता है, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे इतना असर डालता है कि हमारी ट्रीटमेंट लेने के निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारा रोज का रूटीन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ये समस्या समझी जानी चाहिए। ये फिर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का विकार होने हो सकता है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ हद तक मायूसी होगी, निराशा होगी, लेकिन लोग धीरे धीरे संभलने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे।
लेकिन जब सपोर्ट देने के बावजूद भी, बहुत कुछ करने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी लोग इससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं और इसका असर उनके पूरी जिंदगी पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे पड़ने लगता है, तो इस पर गौर करना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर हमें, जैसे वंदना जी ने पूछा कि कब हमें समझता है कि ये समस्या है, तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि ये समस्या है। फिर ये पेशेंट के साथ हो सकती है या परिवार के साथ भी हो, यानी जो ख्याल रखने वाले लोग हैं, केयर गिवर्स है, उनके साथ भी हो सकती है, क्योंकि चिंता का प्रमाण उनमें भी ज्यादा होता है, मायूसी का प्रमाण कभी कभी उनमें भी ज्यादा होता है। हमने तो कई बार ऐसा देखा है कि पेशेंट से भी ज्यादा कई बार अ, परिवार वाले कुछ लोगों को भी जरूरत पड़ती है इस प्रकार के भावनात्मक सपोर्ट की या मानसिक आधार की। और इसके बाद में मुझे लगता है वंदना जी ने पूछा था कि फिर हमें क्या करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। है और ना? किसके पास जाना चाहिए, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स बहुत हैं, और कई बार पेशेंट्स और केयर गिवर्स चले तो जाते हैं, लेकिन उनको अपने करेक्ट सपोर्ट नहीं मिल पाता। डॉक्टर से बताया, तो किसके पास जाना चाहिए कैंसर पेशेंट्स को? बिल्कुल। जब आप ये आइडेंटिफाई करना, यानी ये पता करना बहुत जरूरी है कि ये समस्या है। अभी सिर्फ पता करने से या किसी के बताने से कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसे ये मानना, उसका एक्सेप्ट करना भी बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब उन्हें बताया जाता है तो उन्हें लगता है कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं, है ना, मैं थोड़ी पागल हूँ। कई बार मानसिक समस्या और मानसिक समस्या के लिए उपचार करने वाले लोगों की तरफ इस नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है कि उन्हें लगता है कि मानसिक आधार लेना मतलब हमारी कमजोरी है, लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं या हमें थोड़ा पागल ठहरा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी न समझे। आप शरीर को कैसे तवज्जो देते हैं उसका महत्व आप जानते हैं। छोटा हल्का बुखार आए तो भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब आपको कई दिन तक नींद नहीं आती है, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपका सर में दर्द हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, ये इतनी बड़ी समस्या है जिसका आपके हर एक चीज पर असर हो रहा है, तो क्या आपको इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? अगर मन ठीक नहीं रहा तो ये ध्यान में रखिए कि शरीर साथ नहीं देगा ट्रीटमेंट के लिए। आखिर हम सब लोग जो भी मानसिक आधार देने वाले मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कैंसर हॉस्पिटल में क्यों हैं? अगर हम सिर्फ पागलपन का इलाज करने वाले लोग हैं तो हम पागल या साइकेट्री हॉस्पिटल में होने चाहिए, हम कैंसर हॉस्पिटल में क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम के साथ मानसिक विकार हो सकते हैं, और कभी कभी किसी किसी को तो कैंसर होने से पहले मानसिक विकार, यानी पहले से ही डिप्रेशन है, पहले से ही एंजाइटी है, पहले से ही गोलियां चल रही है, तो उनका ट्रीटमेंट के दौरान क्या करना चाहिए ये भी तो समझ में आना जरूरी है। किसी किसी को बहुत जैसे प्योरली साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, ये इस प्रकार की भी बीमारियां होती है, तो उनके लिए भी कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान वो उपचार किस तरीके से करते रहना चाहिए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर यहाँ पर किसी की भी पहले से मानसिक तकलीफ की दवाइयाँ चल रही है तो उसे छोड़ना नहीं है आपको, उसके साथ साथ आपको कैंसर के ट्रीटमेंट का इलाज करना है, क्योंकि तभी वो ठीक से हो पाएगा। नहीं तो वो पहले वाली बीमारी भारी पड़ जाएगी ये ट्रीटमेंट के ऊपर, और ये ट्रीटमेंट आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे ट्रीटमेंट के दौरान में। इसलिए एक मानसिक विकार तज्ञ का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो फिर किसके पास जाना चाहिए और कैसे पता करना चाहिए कि ये लोग आखिर है कौन, इनके पास कैसे जाया जाए? आपको जब पता चलता है या परिवार को जब पता चलता है तो सबसे पहले आप जहां भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपको नहीं पता, आप नहीं जानते किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट को या और भी कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। इनफैक्ट आपको सबसे पहले ये बात आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार आपके जो मेडिसिन चलते हैं उसके वजह से भी आपको कोई कोई मूड की तकलीफें हो सकती हैं, कभी कभी किसी प्रकार की बेचैनी या थोड़ा सा ज्यादा नींद में शिकायतें हो सकती है। तो उन चीजों की तरफ आपके डॉक्टर भी बहुत ज्यादा गौर कर सकते हैं। और जिस सेंटर में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अभी ज्यादातर यहाँ पर हो सकता है कि टाटा के पेशेंट्स हो, तो टाटा के पेशेंट्स के लिए काफी आसान है, क्योंकि आपके डॉक्टर हमारे पास भेज देते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम है, डॉक्टर्स को जब पता चलता है मानसिक तकलीफ है तो वो हमारे पास भेज देते हैं, हम गोल्डन जुबली में है,
हमारी ओपीडी। तो लेकिन आप अगर अलग दूसरे सेंटर में है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपके सेंटर में ये सर्विसेज है तो वो आपको वहां भेजेंगे। अगर नहीं है तो प्राइवेटली भी जो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट है उनको रेफर कर देंगे। आपके आसपास में कोई भी हॉस्पिटल जब है तो वहां पर जरूर ये सर्विसेज होती हैं। सिविल हॉस्पिटल्स में तो होती ही है, प्राइवेट सेटिंग में भी ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो मानसिक आधार देते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, प्राइवेट प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले, पब्लिक हॉस्पिटल में काम करने वाले। आप उनसे बात कर सकते हैं। और जो इस ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है। वंदना जी से आप बात कर सकते हैं, आप संजीव जी से पूछ सकते हैं। आज मैं आपसे कनेक्ट हो गई हूँ, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं इन सबके जरिए। तो अगर आप इस ग्रुप में हैं तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो इतना अच्छा मंच है जहां पर आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो जब आप साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो ये दिमाग खुला रख के जाइए कि ये जो दवाइयाँ होती है ये दवाइयाँ एडिक्शन वाली दवाइयाँ नहीं होती। बहुत सारे लोगों को लगता है इसकी आदत पड़ जाती है इसलिए हम नहीं लेंगे। इनफैक्ट हम यहाँ पर बताते, मैंने थोड़ी देर पहले एडिक्शन की बात की थी, फिर वो सिगरेट हो, दारू हो। एडिक्शन अगर आपको है और आपको ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर बोलते हैं कि छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं चलेगा, तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है तुरंत, क्योंकि ट्रीटमेंट तो शुरू होने वाला है। ट्रीटमेंट के साथ साथ आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करना जरूरी है? तब भी आपको मानसिक चिकित्सा और साइकेट्रिस्ट के पास, ये जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास आना बहुत जरूरी है। क्योंकि छोड़ने के बाद बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां होती है। उसका इलाज भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स करते हैं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि अगर आप में से किसी को भी निकोटिन विड्रॉल सिम्टम्स है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स है, आदत छोड़ने के बाद में दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके लिए भी इलाज होता है। ये मत सोचिए कि मुझे तो अभी छोड़ना है तो मुझे सहना पड़ेगा। नहीं, आपको तक कपकपी हो रही है, बेचैनी हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, हाथ बहुत ही ज्यादा शेकी है, ये सारी चीजों के लिए इलाज हो सकता है। तो ध्यान में रखिए कि दवाइयों से एडिक्शन नहीं होता है। ये दवाइयाँ अंडर सुपरविजन, अगर आप साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के सुपरविजन के तहत ये लेते हैं तो हम ये कब तक लेने हैं, इसका इफेक्ट आपको कितना आ रहा है, अभी कम करने की जरूरत है या बढ़ाने की जरूरत है, या अभी स्टॉप कर देना चाहिए, ये हम तय करते हैं। कोई कोई केसेस में जब आपकी बीमारी कुछ ज्यादा ही रिलैप्स होती जाती है, मतलब दवाई छोड़ने के बाद तुरंत आपको फिर से वो सिम्टम्स आ जाते हैं, वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो ये ट्रीटमेंट लंबे समय के लिए भी चलता है। अगर आप डायबिटीज की गोली, हाइपरटेंशन की गोली जिंदगी भर ले सकते हैं, तो अपना मन तंदुरुस्त रखने की गोली आप क्यों नहीं ले सकते लंबे समय के लिए? और उसमें क्या हर्ज है अगर वो भी डॉक्टर के सलाह के साथ आप ले सकते हैं, उसके भी कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, तो आखिर वो शुरू रखने में क्या हर्ज है? जब आपकी नींद अच्छी हो जाए, आपका मन स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप खुश हो सके, आप एंजॉय कर सके अपने लाइफ को, और सबसे जरूरी आप अपनी ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट कर सके, तो क्या हर्ज है ये ट्रीटमेंट लेने में, है ना? तो इस और दूसरे बहुत सारी बातें हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइकोथेरेपी करते हैं, यानी जिसे लेमन या कॉमन मैन की भाषा में काउंसलिंग कहा जाता है। तो अभी काउंसलिंग तो आजकल कोई भी कर लेता है, मतलब कोई भी किसी से भी बात करो, लोग आपको उसके बारे में समझाने लग जाते हैं, पर वो काउंसलिंग नहीं है। काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। इसके कुछ तरीके होते हैं और इसमें कुछ बहुत सिस्टमेटिक थेरेपीज होती है। तो जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वो आपका भय, आपके मन में आने वाली चिंता को कैसे हैंडल करना है वो आपको समझाते हैं। तो इसलिए सिर्फ बातचीत नहीं होती है, ये आपको लगे कि क्या जाके वहां फायदा है, कुछ नहीं, सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन वो बातें भी बहुत जरूरी होती है। लोगों का मानना होता है कि शायद बातचीत करने से क्या क्या ठीक होने वाला है। तो दिशा, हमारे जीवन में एक सही दिशा मिलना,
हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और वो साइकोथेरेपी के जरिए साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो दो प्रकार की ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी करते हैं और साइकियाट्रिस्ट जो है वो साइकोफार्माकोथेरेपी करते हैं, जो मेडिसिन वाली दवा होती है। हम सारे ही हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए केयर गिवर एक बहुत जरूरी अहम घटक है इस ट्रीटमेंट का। बहुत बड़ा किरदार है इस ट्रीटमेंट के पूरे दौर में पेशेंट के साथ वाला। क्योंकि अगर ये नहीं है तो हम ये ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे पेशेंट के लिए? हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी यहाँ पर परिवारजन मौजूद है, मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि आप सबके लिए हैट्स ऑफ, हम तारीफ करते हैं जिस हिम्मत से आपने ये पेशेंट की सेवा करने का एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं आप। तो अभी यहाँ पर आपको अपने लिए भी कुछ करना बहुत जरूरी है, और जो कई बार किया नहीं जाता है। हमारी ओपीडी में जब भी पेशेंट के साथ केयर गिवर आते हैं, तो पेशेंट के बराबरी में उनका भी असेसमेंट होता है कि वो कैसे है मानसिक रूप से। और जैसे पेशेंट को हम कुछ सलाह देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट के तौर पे तरीके बताते हैं, वो हम केयर गिवर्स को भी बताते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये दोनों ही तंदुरुस्त होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आखिर ये क्यों जरूरी है ये हमने बता दिया, लेकिन कैसे करना है आपको? क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ पेशेंट को देखते हैं और पेशेंट का ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ चीजें सिंपल वाली मैं यहाँ बताऊंगी, लेकिन इससे हटकर अगर आपकी समस्या है तो जो मैंने पहले बताया कि आपको भी मदद लेनी चाहिए, आपको भी सहायता लेनी चाहिए मेंटल हेल्थ टीम से, जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप जो कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को थोड़ी शाबाशी दीजिए। रोजमर्रा के जो भागदौड़ आप कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। ये थैंकलेस जॉब होता है, इसके लिए कोई रोज आके आपको थैंक यू नहीं बोलने वाला। लेकिन आपको खुद को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं करेंगे तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। इतना ये जरूरी है। तो सब बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगी। आप जैसे पेशेंट के लिए आप टाइम टेबल बनाते हैं खाने पीने का, सोने का, और डॉक्टर को बताते हैं हाँ ये डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हैं, ये दवाई ले रहे हैं। तो वैसे आप अपने लिए भी एक चार्ट बनाइए जिसमें आप कैसे खा रहे हैं। आप अपनी दवाइयाँ, अगर आपकी अपनी भी कुछ दवाइयाँ हैं तो आप वो बराबर ले रहे हैं कि नहीं। आपने अपने लिए आज कोई हल्का सा व्यायाम किया है कि नहीं। अभी आप कहेंगे कि मेरे पास उतना समय ही नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि जब आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो दिन भर के उस भाग दौड़ में 5 या 10 मिनट के लिए आप डेफिनेटली टाइम निकाल सकते हैं खुद के लिए। और तब व्यायाम क्या करना है आपको? आप हम सब लोग स्कूल में गए, और स्कूल में हम जो मांसपेशी में व्यायाम करते हैं ना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हाथ उठाना, नीचे करना, पीछे मुड़ना, आगे बढ़ना, ऐसे 10 या 12 प्रकार के जो व्यायाम प्रकार है, ये खड़े खड़े एक जगह पर आप इसे जरूर कर सकते हैं, और आपको ये करने ही चाहिए। इससे क्या होगा, आपके मांसपेशियां जो है उसको अच्छा सा व्यायाम मिल जाएगा। खाने का स्केड्यूल जैसे मैंने कहा वैसे जरूर रखिए, लेकिन आप उसमें सही खाना खा रहे हैं कि नहीं वो देखिए। तो अगेन आप कहेंगे कि इतना वक्त ही नहीं होता है खाने के लिए। तो मैं कहूंगी कि एक केला खाने के लिए, एक संतरा छीलकर खाने के लिए कितने मिनट लगते होंगे? 2 मिनट। वो तो हम जरूर कर सकते हैं, ओपीडी में बैठे हुए भी आप ये कर सकते हैं, लाइन में खड़े रह के भी आप इसे कर सकते हैं। चना सिंह बादाम नहीं खा सकते कोई बात नहीं, लेकिन चना सिंह तो खा सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिंपल चीजें आपके खान पान के लिए करना जरूरी है। खान पान बेसिक है, क्योंकि वो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत रखता है। और फिर मानसिक हेल्थ के लिए क्या करेंगे? तो मानसिक हेल्थ के लिए आप अगर श्वास का व्यायाम कोई भी जानते हैं तो वो श्वास का व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अभी सिंपल श्वास का व्यायाम क्या है? आंखें बंद कर दीजिए, पूरा ध्यान अपने श्वास पे रखिए, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लीजिए, और बिल्कुल आराम से इसे छोड़ दीजिए। ये श्वास का व्यायाम है जो बहुत आसान है। और लंग का नेक पे ये मैं कह रही हूँ क्योंकि लंग की बीमारी में श्वास में बहुत दिक्कत होती है,
इसलिए दूसरे कोई श्वास के व्यायाम प्रकार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जितनी श्वास ले सकते हैं आपके फेफड़ों की ताकत के हिसाब से, वो ही श्वास, वो ही सांसें आप आराम से गहरी आंखें बंद करके अगर धीरे धीरे लेंगे, छोड़ेंगे, तो ये एक अच्छा रिलैक्सेशन टेक्निक है। इसे आपको जरूर करना चाहिए। ये हम हमें हमारे सारे ही पेशेंट को बताते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स को, हमारे नर्सेस को, हमारे बाकी टीम मेंबर्स को भी हम सिखाते हैं अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, उनके अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पेशेंट और केयर गिवर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए भी ये इतना ही जरूरी है। इसके साथ साथ विचारों पे ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। पेशेंट की तबीयत अच्छी हो रही तो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन कभी कभी रिपोर्ट अच्छे नहीं आते, कभी कभी बैड न्यूज दे देते हैं डॉक्टर्स, या रिपोर्ट आने के बाद और कुछ करना है। तो इस सब के बीच में अपने विचारों पे ध्यान रखिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको किसी से बात करने की जरूरत है? बहुत उलझन हो रही है तो जरूर मदद लीजिए किसी से। तो अभी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा हॉस्पिटल में बहुत अलग अलग संस्था के वॉलेंटियर्स भी है और उन्हें भी काफी ट्रेनिंग दिया गया है। टाटा हॉस्पिटल में अलग अलग संस्थाओं के वॉलेंटियर्स हैं जो काफी ट्रेन्ड है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, या आपके दोस्तों से बात कर सकते हैं, आपके आधार देने वाले दूसरे परिवार के साथ भी बात कर सकते हैं। और बात करके क्या होगा, मन हल्का हो जाएगा। और कभी कभी मन हल्का होने के बाद चीजें थोड़ी सॉर्टेड लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ चलो कर लेंगे, हो जाएगा, मुझे पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये पर ये कब सोच पाते हैं, जब इमोशनल प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, है ना। कुकर की कैसे सीटी पूरी निकल जाए तभी तो ढक्कन खुलता है। तो दिमाग का ढक्कन खुलने के लिए भी थोड़ा प्रेशर कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्या करना है, बहुत जरूरी बात एक ये भी है कि सही दिशा और सही डायरेक्शन के लिए हमें हमेशा एक या दो लोगों को चुन के रखना है कि मुझे इस सबसे बात नहीं करनी है इसके बारे में, क्योंकि लोग अलग अलग सलाह देंगे, दूसरे पेशेंट के रिश्तेदार और कुछ बताएंगे, लेकिन आपको सही सलाह की जरूरत है। तो या तो आप ही अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए जो जिन्हें आप मिलते हैं, नहीं तो आप किसी न किसी सोशल वर्कर होंगे या और कोई होंगे, उनसे बात करिए जो आपको सही राय दे दें। तो मुझे लगता है सुनी सुनाई बातों से ज्यादा सही राय लेना, ये भी बहुत सारा कंफ्यूजन कम करने का सही रास्ता है। और सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, और वो ये कि आप डेली एक्टिविटीज में रिलैक्सेशन के लिए और कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आपको अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो कुछ साथ में रखिए पढ़ने के लिए। आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक तो कहीं भी सुना जा सकता है 5-2 मिनट के लिए, तो म्यूजिक सुनिए। ये सारी चीजें छोड़कर मुझे सिर्फ फोकस करना है ट्रीटमेंट पे, ऐसा नहीं। जिंदगी जीते जीते प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सिर्फ प्रॉब्लम के साथ हम जिंदगी नहीं जी सकते ना। तो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो कोई अच्छे मोमेंट्स है वो भी हमें एंजॉय करने हैं। पेशेंट्स को भी, बीमार है मतलब सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं है। बीमारी के बावजूद भी अगर थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मुझे कुछ अच्छी चीजें करनी चाहिए जो मैं कर सकता हूँ। थोड़ा बैठ सकता हूँ तो फिर मैं ये करूंगा, एक छोटा सा ड्राइंग करूंगा, ये थोड़ा गाना गाऊंगा, मेरी पसंद की चीज करूंगा। क्योंकि लाइफ कितना है काउंट करने के बजाय आज मैं हूं, आज का पल मेरे पास है, ये सोचने से भी काफी राहत मिलती है। हम आगे सोचते जाएंगे तो आगे फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। पीछे का देखने जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, तो वो भी बीत गया है। फिर हमारे हाथ में क्या है, आज है, हमारे हाथ में टुडे। तो आज पर फोकस करके आप अपने लिए अगर प्लान बनाएंगे तो आपको लगेगा कि चीजें मेरे कंट्रोल में है। आगे सोचते हैं तो ऐसा लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल लगती है और हमारी बेचैनी और हमारी असहायता बढ़ जाती है। इसलिए आज पर फोकस करें, आज पर ध्यान दे दें, तो शायद आपको काफी राहत मिलेगी। और आज पर फोकस करने से आपको पता चलेगा कि आज की सिचुएशन जो है वो हैंडल करने के लिए कौन कौन मेरे साथ है, किसके किसके साथ में मदद ले लूं। तो ये कुछ बातें हैं, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है परिवारजन के लिए भी, कि आप अपने आप को कम बिल्कुल ना आके
आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और आप खुद को इम्पोर्टेंट समझिए, अपने हेल्थ की वैल्यू कीजिए, तो ही मुझे लगता है चीजें आपके लिए भी बेहतर हो सकती हैं।